हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस द फैजान्स रूल। फैजान्स रूल ना, फैजान को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं FAJN, ठीक है। कुछ लोग ZZAN लिखते हैं। सारी स्पेलिंग सही है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग स्पेलिंग मिलेंगी। फैजान्स रूल तो आज हमको मेनली ये पढ़ना है, ठीक है। तो फैजान रूल पढ़ने के लिए फर्स्ट हमको पोलराइजेशन पढ़ना होगा। पोलराइजेशन, what we understand from word polarization, the distortion of electron cloud of anion by cation is known as polarization. Distortion of electron cloud of anion by cation. इफ कैटायन क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर कर देगा, कुछ उसमें चेंजेस ला देगा, उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेशन। फर्स्ट कल हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ा ना, आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल हमने NaCl पढ़ा, तो Na पे चार्ज प्लस था और Cl पे क्या था, माइनस था। तो हमने देखा कि ये हमारा कैटायन है और ये हमारा एनायन है, ये अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने समझ लिया कि ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने यही सोचा कि हमारे पास एक कैटायन होगा। कैटायन जनरली, कैटायन का साइज स्मॉल होता है और एनायन का साइज जनरली बड़ा होता है, तो ये हमारा एनायन है। तो ऐसा होना चाहिए था, बट फिर हमने सोचा कि ये कैटायन है, कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो एक्चुअली में जो होना चाहिए आयनिक कंपाउंड में इस टाइप से होना चाहिए, एक कैटायन होना चाहिए, एक एनायन होना चाहिए, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। बट फिर हमको समझ आया ये जो कैटायन है ये क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक्चुअली में जो डायग्राम होना चाहिए ऐसा नहीं हो के ये जो एनायन के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, इस साइड में थोड़े मूव हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे टुवर्ड्स द कैटायन। तो कैटायन की तरफ मूव हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए एक टाइप से कैटायन और एनायन के। तो इस चीज को हम एक टाइप से शेयरिंग की जैसा देख सकते हैं, क्योंकि एनायनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कैटायन इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, एनायन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एनायन के पास रहना चाहिए। बट अब क्या हो रहे हैं, कैटायन वापस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कैटायन जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है उस पावर को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, ठीक है। और एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो रहा है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। तो इस वजह से इस पोलराइज, और ये फिनोमिना क्या है हमारा, पोलराइजेशन, क्योंकि एनायन के क्लाउड ऐसे होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, बट कैटायन की प्रेजेंस की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, कैटायन की तरफ मूव हो गया, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हमको क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, इस फिनोमिना को हम पोलराइजेशन। तो आई होप आप पोलराइजेशन समझ गए होंगे। पोलराइजेशन को किसने बताया था, फैजान ने बताया था, और बताया था कि पोलराइजेशन की वजह से आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर होता है। पोलराइजेशन की वजह से आयनिक कंपाउंड में कौन से कैरेक्टर हो जाएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। और जहाँ इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं दो एटम के, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो फैजान ने क्या बोला, ड्यू टू पोलराइजेशन आयनिक कंपाउंड हैव कोवलेंट कैरेक्टर। आयनिक कंपाउंड में क्या होंगे, हमारे कोवलेंट कैरेक्टर होंगे पोलराइजेशन की वजह से। तो जो हमारा कोवलेंट कैरेक्टर होगा वो किस किस के प्रोपोर्शनल करने वाला है, किसके एंटी प्रोपोर्शनल होगा, वो हमको अभी समझना है। तो बच्चों पोलराइजिंग पावर फर्स्ट हम देखते हैं किसकी ज़्यादा होगी, जिसका साइज स्मॉल होगा जिस कैटायन का, या जिस कैटायन का साइज बड़ा होगा। जिस कैटायन का साइज स्मॉल होगा उसका न्यूक्लियस ज़्यादा पास होगा एनायन के ना, एनायन के जिसका कैटायन का साइज स्मॉल होगा उसका न्यूक्लियस एनायन के ज़्यादा पास होगा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जिस कैटायन का साइज स्मॉल होगा वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो साइज छोटा होने से पोलराइजिंग पावर क्या है, ज़्यादा है। तो हम इस रिलेशन को क्या बोल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। साइज ऑफ
कैटाइन। कैटाइन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। इफ़ मैं कुछ एग्जांपल लिख दूँ, LiCl, NaCl एंड क्या लिख दें, KCl, ठीक है। इफ़ मैं पूछूं पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किस में होने वाला है, LiCl में, क्योंकि Li का साइज़ क्या है, छोटा है, क्योंकि क्लोरीन तो सब सेम हो गए। कैटाइन में हमारा कौन है, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, जिसमें लिथियम का साइज़ क्या है, सबसे छोटा है। तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर क्या होगी बच्चों, पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज के। इफ़ एक कैटाइन पे चार्ज है +1 और एक कैटाइन का चार्ज है +2, तो हमको पता है जितना ज़्यादा चार्ज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा ना। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के, ठीक है। कैटाइन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ हमें दो एग्जांपल दिए गए NaCl एंड MgCl2, ठीक है, तब मैं यहाँ साइज से कंपेयर नहीं करूँगा। अब क्या है, Cl तो हो गया सेम, यहाँ चार्ज देखे तो सोडियम पे चार्ज है +1 और मैग्नीशियम पे चार्ज है हमारा +2 ना, तो +2 वाला ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। पोलराइजेशन में किस में ज़्यादा होगा, MgCl2 में, ठीक है। तो दो चीज़ हमने देख ली, पोलराइजिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के प्रोपोर्शनल है, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ कैटायन के, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पोलराइजेबिलिटी। मतलब एनायन कब ज़्यादा डिस्टोर्ट होगा, एनायन का क्लाउड कब ज़्यादा डिस्टोर्ट होगा, जब उसका साइज बड़ा होगा। एनायन का जब साइज बड़ा होगा तभी इलेक्ट्रॉन इजीली कैटायन क्या कर लेगा, उसका अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होने का मतलब उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, दूर हो गया। ये मान लो एनायन है, ठीक है, इसका साइज बड़ा है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से क्या है, डिस्टेंस में है, तो कैटायन इसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। तो पोलराइजेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, जब साइज ऑफ एनायन बड़ा होगा, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ एनायन के। तो अब मैं कंक्लूजन निकाल देता हूं। कंक्लूजन है कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। कंक्लूजन किसका निकाल रहे हैं, कोवलेंट कैरेक्टर के लिए। कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, जिसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। बात समझ लो, इफ़ Na और Cl में इफ़ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मतलब इसमें ये कौन सा है, आयनिक है। बट इफ़ ये नेगेटिव चार्ज इफ़ कैटायन के यहाँ Na के थोड़ा पास आने लगे, तो इसमें कौन सा कैरेक्टर आ रहे हैं, कोवलेंट कैरेक्टर। तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, जिसमें क्या है, चार्ज ज़्यादा हो। चार्ज किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कैटायन की, या फिर जिसके कैटायन का साइज क्या हो, छोटा हो, साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एनायन जितना बड़ा होगा कैटायन उसको उतना ही इजीली क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। कैटायन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ कैटायन छोटा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। इसमें बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ बच्चों मैंने बोला ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाला है। इफ़ ट्रांजिशन मेटल का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन मेटल्स इज हाई, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो मेटल है, एक पे चार्ज है Na पे +1 और सेम सेकंड मैंने मेटल ले ली Cu+1, ठीक है। मुझे पूछा कि Na+1 और Cu+1 में पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो साइज में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के, ठीक है। तो हम एक ट्रांजिशन मेटल है और एक नॉर्मली हमारी S ब्लॉक की मेटल है, तो हम कौन सा पॉइंट याद करेंगे, हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट याद करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब याद है ना आपको, D10, इस चीज़ को हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते थे। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 था,
यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया Na+ बनाने के लिए, तो क्या हो गया 2p6। कॉपर का नंबर था 29 ना, किसके टर्म्स में लिखते थे हम, आर्गन के टर्म्स में, 18 ना, 4s2 20, 3d9 29। बट हमने बोला था कि हम इसको अरेंज करेंगे, और अरेंज करते ही मुझे एक पॉइंट याद आया कि मेरा D9 तो कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि D10 स्टेबल था, D4 और D9 हम नहीं बनाते, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ar 3d10 4s1। ठीक है, ये इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन है, Ar 3d10 4s1। बट हमको क्या चाहिए, Cu+1, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, कहाँ से जाएगा, 4th सेल से रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, Ar 3d10। तो इसका क्या होगा, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने वाली है। अब यहाँ आप बताएं किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, कॉपर +1 की होगी। क्यों, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल है। सेम इफ़ आपका Ag पे भी +1 होगा तो भी ये क्या होगी, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ भी आपको क्या मिलने वाला है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, D10 ही मिलेगा लास्ट में। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें हमने देख ली कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। हमने बोला कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज ज़्यादा होगा कैटायन का, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने वाला है। साइज ऑफ एनायन, क्योंकि एनायन जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतने ईजीली क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा वो उतना ईजीली क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब बात समझिए, कोवेलेंट कैरेक्टर के ज़्यादा होने से हमारे कंपाउंड में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ, आप समझने का ट्राई करिए। मैं CC लिख रहा हूँ कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। ठीक है, इफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सोचिए। हमने बोला था कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यही बोला था बच्चों कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है, मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है उसमें, कम हो रहा है। और इफ आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा मीन्स आयनिक कैरेक्टर गिरा, और आयनिक कैरेक्टर कम हुआ मतलब बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था सोल्यूबिलिटी। हमने बोला था कि आयनिक सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। नॉर्मली आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इफ कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, और आयनिक कैरेक्टर कम होने का मतलब सोल्यूबिलिटी इन वाटर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी इन H2O। और इफ वाटर में पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी कम हो रही है तो नॉन पोलर में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। इफ कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी इन वाटर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो जो हमारा आयनिक सॉलिड है जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है उसमें क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिक्स होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल जिससे आप समझने का ट्राई करिए। तो बच्चों देखिए हम एग्जांपल लिख रहे हैं, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CaCl। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑर्डर पूछ रहा हूँ पोलराइजेशन का। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑर्डर किसका पूछ रहा हूँ, पोलराइजेशन का। आपको पता होना चाहिए कि एनायन जब सेम हो गया सब जगह Cl है तो हम किस में चेक करेंगे, कैटायन में। और हमने बोला है कि जब कैटायन का साइज छोटा होगा
जब कैटाइन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ सबसे छोटा कैटाइन कौन है हमारा, लिथियम। तो पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा किस में है, LiCl में। फिर हमारा नंबर आया NaCl का, फिर नंबर आया KCl का, फिर नंबर आया RbCl का, और सबसे लास्ट में कौन आ गया हमारा, CHCl। ठीक है, तो ये हमारे पोलराइजेशन का ऑर्डर आ गया। फिर हमसे क्या पूछा जा सकता है, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा जा सकता है। हमको पता है जिसमें पोलराइजेशन ज़्यादा हो गया उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होने वाले हैं बच्चों, ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बॉन्ड जो हमारे एनायन के इलेक्ट्रॉन थे वो कैटायन और एनायन के क्या आ जाएंगे, मिडिल में आ जाएंगे, और बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मीन्स एक टाइप से शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी किस में ज़्यादा है, जिसमें पोलराइजेशन ज़्यादा है। तो सेम ऑर्डर आ जाएगा LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CHCl। तो आपको मैंने कुछ दिन पहले जब डायगोनल रिलेशनशिप बताया था तो मैंने बताया भी था कि जो हमारा LiCl है वो मोस्टली क्या होता है, वो डोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं, जबकि इसके बाकी फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। ठीक है, तो LiCl में आप चेक भी कर सकते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर, तो कोवलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, जिसमें पोलराइजेशन कम है, और पोलराइजेशन सबसे कम किस में है, CHCl में। तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, LiCl का सबसे कम, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होने वाले हैं हमारे, CHCl में। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जा सकता है। हमने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, जो कंपाउंड आयोनिक होते हैं। ठीक है, तो जो कंपाउंड आयनिक है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सबसे ज़्यादा कौन है, CHCl, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए। या रिवर्स बोलें, हमने कोवलेंट कैरेक्टर के अपोज में बोला था ना, कोवलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, यही था। मतलब क्या है, ये इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, इनवर्स का रिलेशन। तो कोवलेंट कैरेक्टर ये है, तो इसका उल्टा रिलेशन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, LiCl का सबसे कम होगा मेल्टिंग पॉइंट, उससे ज़्यादा NaCl, उससे ज़्यादा KCl, उससे ज़्यादा RbCl, और सबसे ज़्यादा CHCl। आप ऐसे भी सोच सकते थे, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है। तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस में था, CHCl में था। बात करते हैं सोल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी, वाटर में सबसे ज़्यादा कौन सोल्यूबल होगा, जिसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में है, CHCl में। ठीक है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, कोवलेंट कैरेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी इन वाटर। या तो आप इसका इन्वर्स कर दीजिए या आयनिक कैरेक्टर वाले को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, CHCl का हो जाएगा बच्चों सोल्युबिलिटी। अब यही पूछता आपसे सोल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका उल्टा लिख देते हैं, ऑर्डर ये हो जाता, पोलर का जस्ट रिवर्स ना, क्योंकि वाटर पोलर है और पोलर का क्या पूछ रहा है, नॉन पोलर, तो इसका अपोजिट लिख दीजिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट LiCl है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल भी कौन होगा, LiCl। ऐसे ही मेरे से कोई पूछता, सर बताइए KCl और AgCl में कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, तो मैंने बोला कि AgCl में चार्ज है +1, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। तो कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, AgCl में ज़्यादा है। KCl आयनिक कंपाउंड है, जबकि AgCl कैसा होगा, डोमिनेंटली कोवलेंट होगा, और ये क्या होने वाला है आपका, आयनिक होने वाला है। समझ लीजिए इस बात को, क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि मैंने बोला Ag+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, आप लिख के चेक कर सकते हैं, D10 आने वाला है। ठीक है, तो इफ़ वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। Ag क्या करेगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट हो जाएगा, बीच में आ जाएगा और उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लीजिए हमसे पूछे कोई NaCl एंड MgCl2 में किस में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे MgCl2 में, क्योंकि MgCl2 में Mg का चार्ज +2 है, पोलराइजिंग पावर Mg की ज़्यादा, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा ना। यहाँ हमने कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बोला है, चार्ज किसका ज़्यादा है, Mg का ज़्यादा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, MgCl2 का ज़्यादा। तो यहाँ हमने हमारे आयनिक कंपाउंड को
खत्म कर दिया। ठीक है, हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। फिर हमने बोला कि कोई भी बॉन्ड प्योर आयनिक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। हमने नहीं बोला, किसने बोला, फैजान ने। तो हमने फैजान रूल पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होते हैं, कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो हमने कोवलेंट कैरेक्टर देख लिया, किस में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, किस में कम है। सो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आप क्लास 9-10 से जानते हैं। कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम्स in such a manner that they attain stable configuration ना, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने का मतलब या तो वो क्या बना लेंगे, डुप्लेट बना लेंगे, या उनका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। डुप्लेट समझते हैं बच्चों, इफ़ आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको हम डुप्लेट बोलेंगे, और आउटर में इफ़ 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेट बोलेंगे। ठीक है, चलो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, एटम्स के लिए हमने पहले ही देख लिया था, अब हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेता हूँ, हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन गैस ली मैंने H2, मैं देखना चाह रहा हूँ H2 की स्ट्रक्चर कैसी होगी। मुझे याद है हाइड्रोजन के आउटर में हम जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कौन से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 2 हाइड्रोजन जो लिए मैंने, इसके भी आउटर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के भी आउटर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट ये चाहेगा इसका आउटर कंप्लीट हो जाए, इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2। और ये दूसरा हाइड्रोजन भी चाहेगा इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए बच्चों, इसके आउटर में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये कुछ इस टाइप से, और यहाँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। और इफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब से नंबर ऑफ बॉन्ड को ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बोल रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर कुछ डिफरेंट थिंग नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड से क्या आपके बॉन्ड ऑर्डर। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट्स में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कैसे बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज इंटीजर होगा। ठीक है, फ्यूचर में हम देखेंगे कुछ कंपाउंड जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपको फ्रैक्शन में भी मिलेगा। ठीक है, अभी हम सिंपल चीज़ें देख लेते हैं। हाइड्रोजन देख लिया, और देख लेते हैं कुछ चीज़ें। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल O2 ना, तो 2 ऑक्सीजन मैंने ड्रॉ की। ठीक है, मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p4, क्योंकि मुझे पता था ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो जब मैंने वैलेंस सेल देखा, वैलेंस सेल कौन सा, आउटर मोस्ट सेल, सेकेंड सेल, तो सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 8 कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को तो सामने लिख दो इस ऑक्सीजन के, और 4 इलेक्ट्रॉन को इसके पास लिख दो, क्योंकि टोटल तो 6 थे। ठीक है, सेम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को सामने रख दो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करने वाला है, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रख दो, जहाँ मर्जी है वहाँ रख दो। ठीक है, तो अब इस ऑक्सीजन को क्या लगेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है और ये 2 भी इसके पास है। ये ऑक्सीजन को फील होगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेम इस ऑक्सीजन को फील होने वाला है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास और ये 4 भी है, तो यहाँ पे भी इसके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब बात को समझिए, यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। ठीक है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, मीन्स 2 पेयर शेयर हुए। 2 पेयर शेयर होने का मतलब यहाँ क्या बन गया है, डबल बॉन्ड बन गया है। और कुछ इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये 2।
इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? लोन पेयर। लोन पेयर क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच बिलोंग्स फ्रॉम वैलेंस सेल एंड नॉट आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग आर नोन एज लोन पेयर। तो इसके पास 2 लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन के पास भी कितने लोन पेयर है बच्चों? 2 लोन पेयर। ठीक है, और आप कुछ स्ट्रक्चर देख लीजिए। मान लीजिए हम N2 की स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। नाइट्रोजन के आउटर में हमको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, आपको अब याद हो जाना चाहिए कि नाइट्रोजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए बच्चों। 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर में, 8 कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो नाइट्रोजन के आगे आप 3 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। ठीक है, टोटल कितने थे नाइट्रोजन के पास? 5। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेंगे, जिसको हम लोन पेयर बोलेंगे ना। तो अब इस नाइट्रोजन को फील होगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 to 8, और इसको भी फील होने वाला है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, और एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है। ठीक है, आप अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप मान लीजिए मैं बना देता हूँ आपके लिए NH3 की स्ट्रक्चर। तो मुझे याद है नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वो कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और हाइड्रोजन के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितना शेयर कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल एटम जो सबसे ज़्यादा, जिसके पास बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो, उसी को हम सेंट्रल एटम बनाएंगे। ठीक है, हमको पता है नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा, यही मेरा सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, मैं हाइड्रोजन को बीच में नहीं लिखूंगा, मैं किसको लिखूंगा? नाइट्रोजन को ही लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखा, मुझे पता था हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को भी करना पड़ेगा। फिर मैंने दूसरा हाइड्रोजन यहाँ मान लो नीचे लिख दिया, मुझे पता था ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो नाइट्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। थर्ड हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिखा, तो ये हाइड्रोजन भी शेयर करेगा, तो इसको भी शेयर करना पड़ा। तो हाइड्रोजन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन लिख दिए सारे, पर नाइट्रोजन के पास आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन थे, हमने अभी 3 लिखे हैं, मीन्स 2 क्या बच जाएंगे? इसके पास एक लोन पेयर बच गया। तो इस हाइड्रोजन को देखें तो इसके पास क्या हो गया? इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस हाइड्रोजन के भी आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नाइट्रोजन के आउटर में देखिए आप 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, 2 to 4 to 6 एंड 2 8। तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। फिर आप स्ट्रक्चर दिखाना चाहते तो मैं सिंपली ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यहाँ 3 बॉन्ड बना लिए नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के पास क्या पड़ा है? एक लोन पेयर पड़ा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा बच्चों कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आपको ओजोन की स्ट्रक्चर बनानी है। किसकी स्ट्रक्चर बनानी है? ओजोन की। तो मैं क्या करता, मैं सिंपल पहले 2 ऑक्सीजन लिखता। ठीक है, मैंने जब 2 ऑक्सीजन लिखी तो मुझे पता था कि आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करने वाले हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास रह जाएंगे। जैसे O2 मॉलिक्यूल मैंने बनाया था, मैंने सेम O2 मॉलिक्यूल बना दिया। मैंने देखा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहाँ भी क्या फॉर्म होने वाला है? डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। बट अब तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आप चेक कर लीजिए ऑक्सीजन को, इसके पास 6 और ये 2 8, और इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। अब जो तुम्हारी थर्ड ऑक्सीजन है, इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 होने के लिए, और इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि इफ किसी ऑक्सीजन, किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, किसी भी एटम का क्या हो? ऑक्टेट कंप्लीट हो, और उसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर होंगे वो एक सिंगल एटम करेगा। जैसे अब यहां जो बॉन्ड बनने वाला है इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, ये और इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करके अपने 8 की जगह 10 नहीं बनाना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको शेयर कर देगा डायरेक्टली इस ऑक्सीजन के साथ। समझ रहे बच्चों? इसके साथ शेयर कर दिया। तो अब देखिए मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो ये मेरा ऑक्सीजन, ये मेरा दूसरा ऑक्सीजन, ये मेरा तीसरा ऑक्सीजन, इसके बीच में कितने पेयर शेयर है? 1 पेयर। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है।
यहाँ पे कैसे बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, और इसके पास कितने लोन पेयर है बच्चों, 3 लोन पेयर है। तो इस बॉन्ड को हम लोग थोड़ा सा एरो बना के दिखाते हैं, क्योंकि इसमें हमको पता है कि ये जो बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, ये मिडिल वाली ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ओनली इसके थे। ठीक है। इफ आप इसको कोवलेंट की तरह दिखाना भी चाहेंगे तो आप कुछ ऐसे दिखाएंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ओ, इस पे आपको चार्ज लगाना पड़ेगा प्लस, इस पे माइनस। क्यों, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दिए नहीं मतलब शेयर किए हैं, पर इससे तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चले गए ना। पहले तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास थे, अब एक इलेक्ट्रॉन तो दूर चला गया, तो इस पे चार्ज आ गया प्लस, उस पर उसके पास आ गया ना, तो इस पे चार्ज आ गया माइनस। तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, आपको जब O3 मॉलिक्यूल दिया था तो क्या इस पे कोई चार्ज था, नहीं था। बट यहाँ पे देखें तो इंडिविजुअल एटम्स पे क्या है, चार्ज है। तो आप कभी भी मॉलिक्यूल का नेट चार्ज देख के एटम्स के चार्जेस को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने O3 को जब देखा तो मुझे लगा O3 तो न्यूट्रल है, इसमें चार्जेस होने नहीं चाहिए, बट यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन पे प्लस है और एक पे क्या है, माइनस है, और नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम हमेशा क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूल का नेट चार्ज देख रहे हैं, हमने एटम का चार्ज निकालना सीखा ही नहीं है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, जिसमें हम इंडिविजुअल एटम का चार्ज कैलकुलेट करना सीखेंगे। हाँ सो स्टूडेंट, और नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ इंडिविजुअल एटम इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है। इंडिविजुअल एटम का जो चार्ज है एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज। और एक्चुअल डेफिनेशन बोलें तो ये डिफरेंस है किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और असाइंड इलेक्ट्रॉन का। आपने देखा कि ये जो थर्ड ऑक्सीजन था ना, इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन ही थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट हमने इसको असाइन कितना कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दिए, इसी को दे दिए थे एक टाइप से ना। तो इसको टोटल असाइन इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8, जबकि इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, अब भी हमको पता है कि हमारे पास जितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कभी कोई उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं शेयरिंग के बाद, और उससे कम भी हो सकते हैं ना। तो हम इसके डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज। डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड असाइंड इलेक्ट्रॉन इन ए एटम, फॉर एटम ना। एक एटम के असाइंड इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज बोल रहे हैं ना, फॉर ए एटम इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है। चलिए, इसके लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बोल देता हूँ, आपको याद कर लेना है। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी किसके लिए है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस डॉट। ठीक है। चलिए अभी अप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे हम। हमने ओजोन की अभी भी स्ट्रक्चर देखी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड थे, यहाँ सिंगल बॉन्ड था। ठीक है। हमको याद है यहाँ पे 3 लोन पेयर थे ना, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं किए। इसके पास सिंगल लोन पेयर था और इसके पास हमारे पास 2 लोन पेयर थे। तो मैं इन तीनों को कुछ नंबर दे देता हूँ। मुझे पता है ये मेरी मान लो फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकंड ऑक्सीजन और थर्ड ऑक्सीजन। मुझे तो याद है कि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इसने लिए हैं, तो इसका चार्ज +1 आना चाहिए और इसका चार्ज -1 आना चाहिए और इसका चार्ज 0 आना चाहिए। बट फिर भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। मैं फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा हूँ, किसके लिए, फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन 1 के लिए। ठीक है। तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाए बच्चों इसने, 2, माइनस डॉट, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 4, तो नेट कितना आ गया, 0। सेम मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मल चार्ज किसके लिए, सेकंड ऑक्सीजन के लिए। ठीक है। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस में हमेशा 6 ही होते हैं, कोई टेंशन थोड़ी है। ठीक है। और बॉन्ड कितने बनाए इस ऑक्सीजन, मिडिल वाले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 ने 3 बॉन्ड बनाए, माइनस डॉट, कितने डॉट है, 2। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, +1 आ जाएगा। और हमको याद भी है सेकंड ऑक्सीजन पे चार्ज कितना था, +1। हम बात करते हैं थर्ड ऑक्सीजन की। ठीक है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना।
बॉन्ड कितना बना लिया, एक, ठीक है, बॉन्ड कितना बना लिया, एक, और इसने के पास डॉट कितने बच्चों, 3 पेयर है, मीन 6 डॉट है, इसका चार्ज आ गया -1। तो आपने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीख लिया ना, फॉर्मूला याद करिए, अप्लाई करिए, आंसर आएगा। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस डॉट। डॉट क्या आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।